जी स्टूडेंट्स, आई रियली विश यू ऑल पीपल आर फाइन। वेलकम टू जीएस एकेडमी। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 9 की। और चैप्टर नंबर 9 इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें हम एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ की आपसे बात करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट एमसीक्यू, राइट। इसमें दे आर आस्किंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी एक रिवर्सिबल रिएक्शन के जो हैं वो क्या लो के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और अभी जो आपको मैं कुछ लाइंस रीड करके दिखा देता हूँ, ये सब उनके करेक्टर हैं, लेकिन इनमें से एक इनका करेक्टर नहीं होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। प्रोडक्ट्स नेवर कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ए प्लस बी गोज़ टू सी प्लस डी। ये ज़रूरी नहीं है कि ए प्लस बी जो है वो सी प्लस डी ही बनाए या ए चला जाए सी में, या मतलब ये कंडीशन में आपको एक बता रहा हूँ फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन इसलिए क्योंकि ये फॉरवर्ड भी जा रहा है और ये दोनों रिएक्टर के बैकवर्ड भी आ रहे हैं, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन का करेक्टर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें दे नेवर कंप्लीट, तो डेफिनेटली ये रिएक्शन जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि यू नो इट रियली वेल कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स की शक्ल इख्तियार करते हैं। तो आप देख सकते हो ये फॉरवर्ड भी जा रहा है रिएक्शन और बैकवर्ड भी आ रहा है। दैट्स मीन दैट कि ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट तब होगा कि सब रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर जाएं और ऑलमोस्ट सब प्रोडक्ट बन जाए। तो आई डोंट थिंक सो कि सब प्रोडक्ट बनेगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट भी रिएक्ट करके जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही है। स्टूडेंट्स, उसके बाद दे आर आस्किंग, they're saying about the character of a forward of a reversible reaction. They proceed in both ways. ये forward भी जा रहा है और backward भी जा रहा है। और उसके बाद they are saying they have a double arrow between reactants and products. double arrow भी है। तो इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा डाउटफुल लग रहा है वो लग रहा है पहला करेक्टर, because they are saying product never combine to form reactants. तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन अगर हो तो उसमें ये कैसे हो सकता है कि प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स ना बनाए। हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन कहते ही उसको हैं इसमें प्रोडक्ट रिएक्ट करे और रिएक्टेंट्स बनाए। तो लिहाजा पहला जो है ऑप्शन ये एक गलत करेक्टर है रिवर्सिबल रिएक्शन का। लिहाजा द फर्स्ट ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर फॉर दिस। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड एमसीक्यू। जी स्टूडेंट्स, इन सेकेंड एमसीक्यू दे आर टॉकिंग इन द लाइम किल्न। लाइम किल्न क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक आप जिस तरह आप देखते हो कि एक जब छत बनती है, लेंटर वगैरह बनता है, तो उसमें एक चरखा सा आता है, एक मशीन आती है जो लेंटर का जो बजरी और रेत मट्टी वगैरह होती है उसको आपस में मिक्स करती है। तो लाइम जो है वो बेसिकली आप कह लो कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का कह लो कि एक मिलाने वाली एक भट्टी टाइप जो होगी, ठीक है, आप उसको लाइम किल्न कहोगे, ठीक है। तो लाइम किल्न जो है उसमें आपने कैल्शियम कार्बोनेट डाला है और उसको आपने इसकी जो ड्रम है इसको हीट किया है। तो याद रखो एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें ए टूट जाता है B प्लस सी में। तो आपको नज़र आ रहा है कि जो A है वो B प्लस सी यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लाइम है वो क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट चुका है। गोज़ टू कम्प्लीशन बिकॉज ये रिएक्शन कम्प्लीशन की तरफ चला जाएगा। क्यों? ऑफ हाई टेम्परेचर। ये रीज़न नहीं होगा क्योंकि हाई टेम्परेचर जो है उससे तो ये ब्रेक डाउन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रही है। तो completion is just not because of high temperature. Calcium oxide is more stable than calcium carbonate. मेरा ख्याल है कि कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम ऑक्साइड। या किसी हद तक आप ये भी कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है कैल्शियम कार्बोनेट से, क्योंकि इसकी ये डीफॉर्म प्रोडक्ट है। तो लिहाजा आप इसको स्टेबल, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक्स इस रिएक्शन का ठीक है, लेकिन दिस इज़ नॉट द रीज़न फॉर कम्प्लीशन ऑफ अ रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स कॉन्टीन्यूसली, ये मुझे जो है सही आंसर लग रहा है। इट्स जस्ट बिकॉज कि अब ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर एस्केप कर जाती है तो देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों
जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपस में रिएक्ट नहीं कर पाएंगे और रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा पाएगा। तो लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड का मीडियम में रहना ज़रूरी है। इसका मैं आपको एक रेफरेंस भी देता हूँ, इन्होंने रेफरेंस भी दिया हुआ है एक बुक में। ये देखो पेज नंबर 4 के ऊपर जो है ये रेफरेंस है और उन्होंने इस रिएक्शन को 2 सेंस में एक्सप्लेन किया है। अब देखो यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कर रही है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप करेगी तो डेफिनेटली देयर इज़ नो चांस कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। और एरो भी देखें आप सिंगल है। इस केस में देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों मीडियम यानी दोनों कॉनिकल फ्लास्क जो है वो क्लोज हैं। इसमें क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। ये थोड़ी छोटी सी मिस्टेक है इसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, क्विकलाइम में कन्वर्ट हो रहा है और इट बीइंग टर्निंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप नहीं कर पा रही है। आप देखो यहाँ राइट। तो फिर क्या हो रहा है कि यू कैन जस्ट से दैट कि ये वापस कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। डबल एरो आपको नज़र आ रहा है, यानी मीडियम क्लोज होगा तो देयर इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबिलिटी। अगर मीडियम ओपन होगा तो देयर इज़ नो चांस कि रिवर्सिबल रिएक्शन हो। तो कैल्शियम कार्बोनेट के टूटने से कैल्शियम ऑक्साइड का बनना और कार्बन डाइऑक्साइड का एस्केप कर जाना विल लिटरली मेक इट्स अ इरिवर्सिबल रिएक्शन, राइट। तो वापस एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। सो आई होप ये आंसर हमारा जस्टिफाइड तो हो गया, बट लेट्स गो फॉर द लास्ट ऑप्शन। कैल्शियम ऑक्साइड इज नॉट डिसोसिएटेड। डेफिनेटली कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो तो टूटी नहीं है। डिसोसिएशन मीन ब्रेक डाउन। कैल्शियम ऑक्साइड अगर टूटे भी तो किस में टूट सकता है, कैल्शियम एलिमेंट में और ऑक्सीजन गैस में टूट सकता है ये कंपाउंड। लेकिन ये तो इट्स नॉट अ रेलिवेंट काइंड ऑफ क्यूरी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, लिहाजा इसका तो कोई जवाब नहीं बनता। बहरहाल दिस इज द सेकंड एमसीक्यू। लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू का आंसर जो है वो सी ऑप्शन होगा, जबकि फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर जो है दैट इज ए ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव फॉर द थर्ड एमसीक्यू नाउ, राइट। फॉर द रिएक्शन, ये आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और दे आर मेकिंग कार्बन। तो आप इसमें देखो कि अगर ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो दे आर जस्ट दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड दिस इज द प्रोडक्ट। और क्या होगा कि लुक एट द कंडीशंस, ये कौन सी कंडीशन सही है। याद रखो अगर हमने द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी इसको हमने केसी की फॉर्म में लिखना है, तो याद रखो केसी हमेशा बराबर होता है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा बराबर होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के। तो ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। सी ऊपर होगा यानी न्यूमरेटर में होगा, और जो ए और बी डिनोमिनेटर यानी नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ से आई थिंक सो सिर्फ ये ऑप्शन जो है मुझे सही लग रहा है, क्योंकि ये जो मोलैरिटी होती है, ये मोलैरिटी बाद में पावर बन जाती है, कोएफिशिएंट बन जाती है। तो आई होप कि ये जो है सूटेबल आंसर नहीं है, इसका यही सूटेबल आंसर है, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। So let's move towards the next MCQ. Students, now they are asking when a system is at equilibrium state. जब कोई सिस्टम एक इक्विलिब्रियम स्टेट पर होता है। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है कि जब बराबरी पर होता है। दे आर गिविंग सम ऑप्शंस, उसको थॉरली रीड करना होगा फिर इसका आंसर पता लगेगा। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम इक्वल। अब जब डेफिनेटली यू कैन जस्ट से दैट कि जो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो उसमें कंसंट्रेशंस रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की जो है वो इक्वल हो सकती हैं, राइट। द अपोजिंग रिएक्शन फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टॉप, यानी यू कैन से कि द अपोजिंग रिएक्शन यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो रुक जाता है। यानी अपोजिंग रिएक्शन ये होता है कि फॉरवर्ड भी जा रहा है और रिवर्स भी आ रहा है। तो फॉरवर्ड भी जाना और रिवर्स भी जाना ये रुक जाए तो अपोजिंग रिएक्शन कहेंगे। अगर ये फॉरवर्ड जा रहा है तो इसका अपोज क्या होगा, ये बैकवर्ड आना इसका अपोज होगा। तो ये क्या ये रुक जाएगा। तो यू कैन जस्ट से दैट कि अपोजिंग रिएक्शन जो है वो भी किसी हद तक रुक जाता है। द रेट ऑफ द we have some doubt in this, right? The rate of the reverse reaction becomes very low. You can just say that कि जब इक्विलिब्रियम पे आता है कोई भी सिस्टम तो नो डाउट फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी रेट किसी हद तक जो है वो आप कह लो कि इंक्रीज डिक्रीज हो रहे होते हैं। द रेट्स ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम इक्वल। और आप कह लो कि ये हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है, द रेट्स ऑफ द फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स जो है वो बराबर होते हैं। तो व्हाट आई एम वंडरिंग अबाउट द फोर्थ एमसीक्यू इज समथिंग लाइक द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि आई वाज जस्ट बिट कंफ्यूज विद दिस, बट ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इक्विलिब्रियम आता ही तब है जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाए, ठीक है।
So let's move towards the fifth MCQ, right? स्टूडेंट्स फिफ्थ एमसीक्यू में हमें बताता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव मास। एक्टिव मास वो होता है जो रिएक्शन में एक्टिव होकर रिएक्ट हो रहा होता है। जैसे आप नान कबाब खा रहे हो तो सारे नान और कबाब, बहुत से नान है, थोड़े से कबाब हैं, तो आप सारे नान नहीं खाओगे। लेट्स से दैट 10 नान है, 2 कबाब हैं, तो आप जो एक्शन में लेकर आओगे नानों को वो सिर्फ 2 होंगे या 3 होंगे, बाकी 7 या 8 नान जो है वो आप नहीं खाओगे क्योंकि कबाब थोड़े हैं। तो लिहाजा एक्टिव मास का मतलब है कि जो रिएक्शन एक मैटर है, रिएक्टिंग मैटर है, उसमें से रिएक्ट कितना कर रहा है, उसे हम एक्टिव मास कहेंगे। तो कह रहे हैं, ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन, व्हेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव मास। एक्टिव मास को लेकर कौन सी स्टेटमेंट गलत है? रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तो ठीक स्टेटमेंट है, राइट? वी नीड टू फाइंड द रॉन्ग वन। एक्टिव मास इज टेकन इन अ मोलर कंसंट्रेशन, ये भी ठीक बात है। एक्टिव मास को मोलर कंसंट्रेशन में लेते हो। मोलर कंसंट्रेशन मतलब है एक्टिव मास को आप जैसे लेट्स से दैट ए है, आपने ब्रैकेट्स में ले लिया तो इट मीन के मोलर कंसंट्रेशन में ले लिया आपने। एक्टिव मास रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, वही बात हो गई कि मोलर, ये जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ मोलैरिटी मोलर के लिहाज से है और उसमें हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स वगैरह ले लिए। एक्टिव मास मीन्स टोटल मास ऑफ सब्सटेंसेस। एक्टिव मास का मतलब होता है कि टोटल मास। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है क्योंकि एक्टिव मास का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता टोटल मास, क्योंकि इट इज़ द एक्टिव मास बेसिकली। सारे मास में से सिर्फ थोड़ा बहुत मास जो है वही एक्टिव होता है। तो इट इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, सो दैट्स द राइट आंसर फॉर दिस। स्टूडेंट्स, इफ यू जस्ट मूव फॉरवर्ड अगेन, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इज़ वेरी लार्ज इट इंडिकेट्स। इसका मैं पहले आपको रेफरेंस देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है आपको 3 कॉलम्स, 3 आपको पैराग्राफ्स नज़र आ रहे हैं। लार्ज वैल्यू फॉर केसी, स्मॉल वैल्यू फॉर केसी, एंड यू कैन से एवरेज नीदर स्मॉल और नॉर लार्ज वैल्यू फॉर केसी। अभी देख सकते हो आप केसी की वैल्यू बहुत लार्ज यहाँ शो की जा रही है, 2.2 इंटू 10⁻22, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है। उसके बाद 3.0 इंटू 10⁻⁻9, राइट, एंड 0.0 के जो करीब वैल्यू है इट्स समथिंग लाइक नॉट स्मॉल नॉट लार्ज। देखो स्टूडेंट्स, जब बहुत बड़ी वैल्यू होती है तो यहाँ पर आप बात याद रखिएगा, द रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन। ठीक है, जब रिएक्शन केसी की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो आप एक बात याद रखिएगा, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। और स्टूडेंट्स, जब वैल्यू 0 के करीब होती है तो आप कह सकते हो कि कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों बराबर हैं, यानी सही तराजू में बराबरी इस केसी के साथ आती है। और दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स होते हैं प्रोडक्ट ना होने के बराबर, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट होती है रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर। अब हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं ताकि इस बात को वहाँ पर रेफरेंस बना के यूज़ कर लो। सो स्टूडेंट्स, दे आर सेइंग which when the magnitude of Kc is very large क्या इंडिकेट होता है? रिएक्शन में से कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स। अभी कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन था ये, इसमें आई थिंक सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो है, कार्बन मोनो आई थिंक प्लस ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी। तो इसमें ऑलमोस्ट मीडियम में सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी। So this is the very best right answer for this. Reaction mixture has almost all reactants. ये तो small value of Kc हमें बताता है the reaction has not gone to completion. Reaction completion की तरफ कभी नहीं जाएगा। Reaction mixture has the negligible products. Reaction mixture में products जो हैं वो ना होने के बराबर है। तो बिल्कुल गलत, इसकी opposite हो गया, तो लिहाजा A is the right answer for this. Students, let's go for the 7th MCQ quickly. So what they're talking here, when the magnitude of Kc is very small, तो definitely अभी मैंने आपको बताया the amount of products is negligible. Products negligible हो जाएंगे। पिछले न्यूमेरिकल में मैंने आपको भी बताया था कि products almost सारे होंगे, तो लिहाजा small में यह बात उल्टी हो जाएगी। ठीक है, let's go for the 8th MCQ. Reaction which have comparable amount of reactants and products at equilibrium state, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो, तो उसमें क्या होगा? मॉडरेट वैल्यू ऑफ केसी, यानी 0 के करीब जिस केसी की वैल्यू होगी उसमें ऑलमोस्ट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वैल्यू इक्वल होगी, तराजू बराबर होगा। ये मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी। तो लेट्स मूव टूवर्ड द 9th MCQ.
स्टूडेंट्स 9th MCQ में दे आर टॉकिंग एट डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, पहले भी थोड़ी देर पहले इक्विलिब्रियम स्टेट वाले MCQ में हमने ये बात की आपसे। उसके बाद स्टूडेंट्स 10th MCQ की तरफ आ जाते हैं। इन अ इररिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम एक इररिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी दिस काइंड ऑफ एरो इज देयर। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो कभी इस्टेब्लिश हो ही नहीं पाएगा, राइट। सो ए इज द राइट आंसर। उसके बाद लेट्स मूव क्विकली टुवर्ड्स द 11th MCQ। अ रिवर्स रिएक्शन इज वन दैट, एक रिवर्स रिएक्शन क्या होता है। रिवर्स रिएक्शन स्टूडेंट्स याद रखिएगा फॉरवर्ड रिवर्स दोनों जाता है, विच प्रोसीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये ज़रूरी नहीं है कि रिवर्स रिएक्शन, दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन राइट एंड दिस इज रिवर्स रिएक्शन। ये हमारा लेफ्ट है और ये राइट है। जो राइट से लेफ्ट है, यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट तो फॉरवर्ड जाता है ना, तो ये बात गलत लिखी हुई है। इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। देखें स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो रिवर्सिबल नहीं, वो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, ये भी बात गलत लिखी हुई है। विच स्लोज डाउन ग्रेजुअली, डेफिनेटली ये फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन ग्रेजुअली होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट बन रहे होते हैं शुरू में बहुत तेज़ स्पीड होती है, तो ये स्लो डाउन हो रहा होता है, और प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, ये स्पीड अप हो रहा होता है। लिहाजा विच स्पीड अप ग्रेजुअली इज़ द वेरी कॉमन और करेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिवर्स रिएक्शन। या आपका मैं रेफरेंस भी अभी आपको मैं दे देता हूँ। ये देखें हमारे पास ये रिवर्स रिएक्शन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली। तो हम वापस उस लाइन पर आते हैं, लिहाजा आप देख सकते हैं विच स्पीड्स अप ग्रेजुअली इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स रिएक्शन। स्टूडेंट्स लेट्स मूव टुवर्ड द 12th MCQ। स्टूडेंट्स 12th MCQ में आपको नज़र आ रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं और अमोनिया बन रहा है। ठीक है, इसमें इनकी Kc की वैल्यू उन्होंने दी हुई और Kc का यूनिट भी दिया हुआ है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अमोनिया, राइट। व्हाट विल बी प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या होगा। ठीक है, सो लुक एट दैट, Kc की वैल्यू 0 के तकरीबन करीब है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था इम्पोर्टेंस ऑफ Kc में, कि इम्पोर्टेंस ऑफ Kc में अगर वैल्यू 0 के करीब होती है तो ऑलमोस्ट कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। डेफिनेटली कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स का मतलब स्टूडेंट्स यही होगा कि आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, रिएक्टेंट्स भी मिलेंगे, प्रोडक्ट्स भी। तो आई थिंक सो बी के ऊपर टिक लगा हुआ है, दैट इज़ द वेरी नाइस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टूवर्ड्स द लास्ट MCQ, और यस दिस इज द 13th MCQ विच इज लास्ट। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, और आई नो दैट कि थोड़ा सा आप फेडअप भी हो गए होंगे कि लॉट ऑफ MCQs आर देयर, लेकिन ये है कि ज़रूरी होते हैं, इनको ज़रा कर लो आप। लेट्स मूव टूवर्ड्स द लास्ट MCQ स्टूडेंट। अब एक रिएक्शन किया है हमने, पीछे न्यूमेरिकल भी मैंने करवाया था। फॉर अ रिएक्शन बिटवीन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन टू मेक फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब यूनिट ऑफ Kc क्या होगा, अगर ये हमने Kc का यूनिट निकालना है। ठीक है, अब देखो रिएक्शन किसके दरमियान हो रहा है, PCl3 के दरमियान और Cl2 के दरमियान, और बन रहा है PCl5। ठीक हो गया। अब प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है Kc का, आपको पता है, और प्रोडक्ट में आपके पास दो मतलब वैल्यूज़ हैं और रिएक्टेंट में सिर्फ एक मोल वैल्यू है। तो आप एक को 2 से कट करोगे 1 आ जाएगा। मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपके पास ये ए ऑप्शन लग रहा है आपको। ठीक है, तो जस्ट गिव मी अ फ्यू मोर सेकेंड्स, अभी मैं आपको रेफरेंस भी देता हूँ इसका, राइट। सो ये थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पर, राइट। गड़बड़ ये है कि अगर हम लेट मी जस्ट टेल यू ये हुआ क्या यहाँ पे। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, PCl3 है और Cl2 है। ठीक है, और रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, PCl5, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि प्रोडक्ट आप ऊपर लिख दोगे, ठीक है, PCl5 ऊपर लिख दोगे, और PCl3 की 2 मोल है। ठीक है, नीचे लिख दोगे। अब यहाँ पर 1 मोल है और नीचे कितनी है, 2 मोल। 1 मोल ये और 1 मोल ये, दोनों को मिला लो। वैसे ये कोई इनबैलेंस है, इसमें भी कोई 1 2 3 4 ऐड करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस है, लिहाजा ये 2 मोल हो जाएगा। ठीक है, 2 मोल हो गए। ऊपर क्या है, 1 मोल, ये 1 2 से कट जाएगा, नीचे 1 रह जाएगा। अब देखो 1 को जो ऊपर लाओगे, 1 क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो डेसीमीटर क्यूब पॉजिटिव हो जाएगा, मोल नेगेटिव हो जाएगा, तो लिहाजा ये हमारे पास आंसर बनेगा सी। मोल नेगेटिव हो गया और डीएम क्यूब पॉजिटिव हो गया। ये अब मतलब आई थिंक सो आपको समझ में तो आ जाना चाहिए, लेकिन अगर आप मेरे थोड़े पीछे न्यूमेरिकल्स की तरफ आओगे जहाँ पे मैंने ये बातें समझाई हुई हैं, तो आपको ज़्यादा ईजीली क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो, और आई होप कि आप मेरी अपकमिंग और इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस को जो है वो देखेंगे और दोस्तों के शेयर करेंगे। अभी तक के लिए जो है इतना ही है, लिहाजा थैंक यू सो मच फॉर गोल्डन टाइम।